नमस्कार, स्वागत, अभिवादन। मैं दुर्गेंद्र चौहान हूं और आप मंथन देख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में नगर निकाय चुनाव के पहले चरण का प्रचार मंगलवार को थम चुका है और गुरुवार को चुनाव होना है। सहारनपुर, मुरादाबाद, झांसी, प्रयागराज, लखनऊ, देवीपाटन और वाराणसी मंडल के 37 जिलों के तकरीबन 2.40 करोड़ से अधिक मतदाता निकायों में अपने प्रतिनिधि चुनने के लिए अपने वोट का प्रयोग करेंगे, मताधिकार का प्रयोग करेंगे। ये मतदाता सियासी दलों के भाग्य विधाता भी हैं। गुरुवार के सियासी दलों का जो भाग्य है वो तय हो जाएगा पहले चरण में। और यूपी निकाय चुनाव में जो सियासी दल चुनाव जीतने के लिए हर वो दांव चल रहे हैं या जो उन्होंने चला है पहले चरण में, जो उन्हें नगरों और कस्बों की सत्ता को दिला सकता है, कुर्सी पर पहुंचा सकता है, फिर वो चाहे सियासी बयानबाजी हो या चुनाव टिकट बांटने की रणनीति हो या फिर तोड़ फोड़ हो इधर से उधर। और तोड़ फोड़ में सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी आगे नज़र आई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जाति, धर्म, सियासी रंग, जात पात, इसका भी तड़का इस चुनाव में लगा है। लेकिन क्या ये तड़का इस लोकल तरीके से, बेहद लोकल चुनाव में, और वोकल भी है काफ़ी है, इसमें क्या बड़ी भूमिका अदा करेगा? क्या इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है जात पात की नगर निकाय के चुनाव में? क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि आज टाइमिंग की बात है। स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर टीवी में एक खबर हुई कि उनके खिलाफ चार्जशीट रामचरितमानस वाले मसले पर दाखिल कर दी गई है। हमने जब लखनऊ के हजरतगंज थाने के इंस्पेक्टर से तस्दीक कराई तो वो साफ मुकर गए कि इस तरह की कोई घटना या कोई इस तरह की कोई चार्जशीट दाखिल हुई नहीं है। हालांकि ये सारे मीडिया चैनल और मीडिया माध्यम हैं वो खम ठोक कर इस बात को चला रहे थे, कह रहे थे। हालांकि इंस्पेक्टर इस बात पर भी राजी नहीं हुए कि वो इसका खंडन ही कर दें। तो मामला कहीं कुछ तो है और टाइमिंग का सवाल है। ये खबर क्या वास्तव में क्या चार्जशीट लगी, इसके राजनीतिक कोई मायने हैं? क्या निकाय चुनाव में इसके कोई सियासी मायने हैं? इसीलिए आज हमने स्वामी प्रसाद को जोड़कर ये कोशिश की है कि क्या नगर निकाय चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैंपेन तो वैसा ही है जैसे लोकसभा और विधानसभा चुनाव में रहता है, लेकिन क्या बाकी दल या भारतीय जनता पार्टी को क्या कोई सियासी जात पात के गणित पर असर, क्या इनका कोई प्रभाव दिखेगा भारतीय जनता पार्टी या अन्य दलों पर? या इस पूरे चुनाव में क्या जात पात की जो राजनीति है उसकी क्या गूंज सुनाई देगी? ये बड़ा सवाल है। और आज मंथन में इसी बात पर चर्चा कि निकाय चुनाव में जात पात कितना जरूरी या मजबूरी। रामचरितमानस पर विवादित टिप्पणी के मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ऐसा खबर आई कि उनके खिलाफ चार्जशीट हो गई, लेकिन किसी भी स्तर पर सिस्टम इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। लेकिन समाचार चैनल खम ठोक कर, दम ठोक कर इसे चला रहे हैं। सब पहले चरण के मतदान से ठीक 24 घंटे पहले पुलिस ने इस मामले में स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। ऐसी खबरें हैं। पुलिस की चार्जशीट में मौर्य को दोषी साबित किया गया है, सिद्ध किया गया है, चार्जशीट लगाई गई है, आरोप तय किए गए हैं। स्वामी प्रसाद पर धार्मिक भावनाएं भड़काने, आहत करने को लेकर जनवरी में केस दर्ज कराया गया था और तब से अभी तक चार्जशीट का इंतजार था। उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हुई है। गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है, ये अपने आप में एक यक्ष प्रश्न है। स्वामी प्रसाद के बयान पर जो सियासी घमासान मचा था, उसके बाद एक तरीके से जाति राजनीति भी नई करवट लेने लगे थी। तो कुल मिलाकर अभी परिस्थितियां वही हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वोटिंग से एक दिन पहले स्वामी प्रसाद के खिलाफ चार्जशीट की खबर, क्या इसकी राजनीतिक मायने हैं? ये खबर जानबूझकर आई है? क्या इसका कोई गणित है? क्या कोई गुणागणित है? या ये खबर
फैलाई गई हैं। बहुत सारी इसके राजनीतिक मायने हो सकते हैं, लेकिन आज हम चर्चा इसी बात पर करेंगे कि निकाय चुनाव में वास्तव में क्या जात पात का रंग चढ़ता है। लेकिन इससे पहले कुछ बड़ी महत्वपूर्ण बातें मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार, आप देख रहे हैं जो बात हम कह रहे हैं कि क्या जात पात, ओबीसी, पिछड़ा, दलित, इसको लेकर कोई इस पर असर पड़ता है, तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दूसरे दलों के नेताओं को पार्टी में शामिल कर रही। शुरुआत बड़े लेवल पर कहें तो राममूर्ति वर्मा जो समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं शाहजहांपुर से, उनकी बहू को तोड़कर बीजेपी का टिकट दिया गया, अर्चना वर्मा को मेयर का, और वो बीजेपी के टिकट पर वो चुनाव लड़ रही हैं। इसके बाद बहुत सारे नेता, कानपुर में समाजवादी पार्टी के बहुत लंबे समय तक, सरकार के दौर में लंबे समय तक अध्यक्ष रहे चंद्रेश सिंह, डीएवी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे शिव बहादुर सिंह सिवा ठाकुर समेत तमाम समाजवादी पार्टी के नेताओं ने आज सदस्यता ग्रहण कर ली भारतीय जनता पार्टी के। उन्हें क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रकाश पाल ने सदस्यता दिलाई। भूपेन्द्र चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष, इन्होंने बहुजन समाज पार्टी के मौजूदा मंडल कोऑर्डिनेटर मेरठ के गोविंद सिंह भाटी को भारतीय जनता पार्टी में शामिल कराया। इसी तरह बहुजन समाज पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर के सचान को भी भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में कर लिया है। कुछ और महत्वपूर्ण ज्वाइनिंग भी हुई है। उन्नाव के गंज मुरादाबाद से ब्लॉक प्रमुख संध्या पटेल, समाजवादी पार्टी के सरकार में मंत्री रहे हेमराज वर्मा भी पीलीभीत से लोकसभा का 2019 का चुनाव समाजवादी पार्टी के टिकट पर लड़ चुके हैं। उनको भी पार्टी ने अपने पाले में कर लिया, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हो गए। समाजवादी महिला सभा के प्रदेश उपाध्यक्ष शीला सिंह 72 बीडी से और करीब 60 ग्राम प्रधानों के साथ बीजेपी में शामिल हो गई। बहुत सारे उन्नाव के ही ओबीसी नेता विवेक सिंह पटेल भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। ये कुछ बानगी हैं। एक बहुत और बड़ी ज्वाइनिंग फर्रुखाबाद से हुई। नरेंद्र सिंह पटेल, नरेंद्र सिंह यादव पूर्व मंत्री हैं, मुलायम सिंह परिवार के रिश्तेदार भी हैं, और 7 बार के फर्रुखाबाद के अमृतपुर से 7 बार के विधायक, पुराने समाजवादी पार्टी के पुराने लॉयल, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए हैं। इसमें 1-2 को छोड़कर जितनी भी बीजेपी की ज्वाइनिंग हुई है, एक और महत्वपूर्ण बात कि लखनऊ की पूरी कांग्रेस ही भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गई। इनमें जितने भी ज्वाइनिंग हुई है ज़्यादातर, उनमें ये देखा गया है कि 90, 92, 95% ओबीसी वर्ग के नेता हैं। और ये सब ज्वाइनिंग देखकर ही मेरे एक दिमाग में ये बात आई कि ये सवाल बनता है कि क्या इस चुनाव में भी जात पात का खेल चलता है क्या? क्योंकि एक सज्जन हमसे कह रहे थे कि नहीं, ये बड़ा लोकल चुनाव होता है, वोकल चुनाव होता है, इसमें दल जाति चलती नहीं है। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी का कैंपेन है, वो सारी चीज़ें हैं, वो एक अपने आप में अलग करती हैं। अभी 3-4 दिन पूर्व एक सर्वे भी आया था सी वोटर का, उसके मुताबिक भी पूरे होल जो नगर निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में है, उसमें भारतीय जनता पार्टी को 51% वोट वो सर्वे देकर बढ़त में दिखा रहा था। बाकी दलों की जो स्थिति है वो अलग है। आपकी स्क्रीन पर तमाम जो निकाय चुनाव की जो जातिगत आबादी है, गुणागणित है, ये सब चल रहा है। हालांकि ये सब टेंटेटिव है, जिसका जो मन आया वो जाति, गुणागणित, जातिगत आबादी अपने हिसाब से इसका वो बाइफर्केशन कर लेता है। क्योंकि जातिगत जनगणना को लेकर तो पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जातिगत आंकड़े हैं ही नहीं हमारे पास, तो ये बस अपने अपने तरीके से जिसको जो सूट कर रहा है उस हिसाब से ये सब आंकड़े आ जाते हैं। तो मैं इन आंकड़ों को बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक मानता नहीं हूँ जब तक जाति जनगणना ना हो जाए। कुल मिलाकर यही स्थितियाँ कि क्या स्वामी को लेकर जो खबर आई कि उनके खिलाफ चार्जशीट लग गई, आरोप पत्र दाखिल हो गया, वो दोष सिद्ध कर दिया पुलिस ने और अब अदालत आगे का फैसला करेगी, उस खबर के कोई मायने हैं निकाय चुनाव को लेकर? क्योंकि कल सुबह से उत्तर प्रदेश में 37 जिलों में 9 मंडलों में सुबह से मतदान होना है और जो मतदाता हैं वो वोट डालेंगे। कुछ दिनों पूर्व हमारे सहयोगी ने जब ये बवाल मचा था स्वामी प्रसाद मौर्य का, तो स्वामी प्रसाद मौर्य से खास बातचीत की थी, वो जरा पुराने अंश सुनिए। देखिए, रामचरितमानस को लेके मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन रामचरितमानस के कुछ अंश जिसमें
जातियों को इंगित करते हुए, वर्ग विशेष को इंगित करते हुए, वर्ण विशेष को इंगित करते हुए कटाक्ष किया गया है, अपमानजनक टिप्पणियां की गई हैं कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी शकल ताड़ना के अधिकारी। शूद्र पशु और नारी, यानी महिलाओं को भी उसी पशु की कैटेगरी में, शूद्र को भी उसी कैटेगरी पशु की कैटेगरी में, सबको ताड़ना, दंडित करना, मारना। कौन सा पाप कर दिया है शूद्रों ने? वो भी हिंदू वर्ण की चौथे पायदान के लोग हैं। देश के सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े यही तथाकथित शूद्र वर्ग में आते थे। तो जबकि ये भी हिंदू धर्म के मानने वाले लोग हैं, तो कौन सा ये धर्म है जो अपने ही धर्म के मानने वालों को इस प्रकार से दंडित किए जाने का प्रावधान करता है? हम समझते हैं धर्म मानव कल्याण के लिए होता है, मानव सम्मान के लिए होता है, मानवता के लिए होता है। लेकिन मानवता पर कोई कुठाराघात करता है, मानव सम्मान, मानव स्वाभिमान से कोई खिलवाड़ करता है, तो धर्म नहीं हो सकता है। तमाम जातियां को इंगित करते हुए अपमानित किए जाने की टिप्पणी की है। स्वामी जी बहुत सारी बातें कह रहे हैं, वो उदाहरण दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि भाई ये तो अपमान है। इसको लेकर बहुत बवाल मचा था, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने मुख्यमंत्री तक की प्रतिक्रिया व्यक्त की थी। लेकिन इतना सब बवाल मुकदमे के बावजूद आज तक स्वामी प्रसाद की गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश पुलिस क्यों नहीं कर पाई या साहस नहीं जुटा पाई, ये आज भी यक्ष प्रश्न बना हुआ है। सवाल आज स्वामी के आज जो चार्जशीट की खबर आई उसके सहारे उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के जो 4 मई को यानी कि कल होने जा रहा है पहला चरण, उसको लेकर हम आज बात करने वाले हैं कि जात पात का कोई असर इस चुनाव में होता है क्या, कोई भूमिका होती है। हमारे साथ मेहमानों का एक पैनल जुड़ गया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति को बहुत अच्छी तरह समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक नवेद सिको साहब हमारे साथ जुड़े हैं। नवेद भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा नेता, प्रवक्ता शमसी आज़ाद साहब हमारे साथ जुड़े हैं। शमसी भाई बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता नितेंद्र सिंह यादव, डॉक्टर नितेंद्र सिंह यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। राष्ट्रीय लोकदल की महिला नेता, प्रवक्ता मनीषा अहलावत जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मनीषा जी बहुत स्वागत, बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। और संजय सिंह राजनीतिक विश्लेषक, चुनाव विश्लेषक, एडीआर से ताल्लुक़ रखते हैं, जो इस देश में बहुत सारा काम करती है चुनावों को लेकर, जो कदाचार सदाचार इसकी सारे हिसाब किताब संजय सिंह रखते हैं अपने पास। चुनाव विश्लेषक के तौर पर संजय सिंह जुड़े हैं। क्योंकि ये बहुत ही लोकल और वोकल चुनाव है, मैं सोच रहा था आज कि संजय सिंह को इसमें शामिल किया जाए कि ना किया जाए, क्योंकि संजय सिंह तो बड़े बड़े चुनाव देखते हैं लेकिन नगर निगम पर, लेकिन मैंने कहा कि चलो भाई संजय सिंह को ज़रूर शामिल करते हैं क्योंकि उनकी दृष्टि अपने आप में रहती है। मैं मंथन की शुरुआत इसी सवाल के साथ करूंगा नवेद सिको साहब से। नवेद भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य का प्रकरण आज चैनलों में चला, तमाम वेबसाइट्स पर भी देखा गया। पुलिस कह रही कि नहीं उसको पता ही नहीं, थाने का इंस्पेक्टर कह रहा, उसके हवाले से खबरें चल गई। ये टाइमिंग, ये कोई निकाय चुनाव से पहले ठीक इस तरह की खबर सच है, प्लांट की गई, क्या मसला है और इसके राजनीतिक मायने कुछ हैं क्या? चुनाव में जात पात जो निकाय है, चुनाव है, इसमें जात पात को लेकर कुछ असर पड़ता है क्या? नवेद भाई। उत्तर प्रदेश में सर जात पात के बिना चुनाव हो ही नहीं सकता, जरूरी होता है। और विपक्षी भी और सरकार सत्ता पक्ष भी इस तरह के मुद्दों पर काम किया जाता है, क्योंकि ये निकाय चुनाव है, स्थानीय मुद्दों का चुनाव होना चाहिए। लेकिन वैसा ये चुनाव दरअसल लोकसभा से 9 महीने पहले का भ्रूण है। इसका जो नतीजा और जो माहौल होगा वो 9-10 महीने के बाद जो लोकसभा होगी, इस
जात का और धर्म का तड़का लगना बहुत मुनासिब समझ रहे हैं सारे दल, क्योंकि जाति से समाजवादी पार्टी और बसपा जैसे दलों का फायदा होता है और धर्म से भाजपा का फायदा होता है। तो हमारे मुख्तार का और अतीक का जिक्र कर रहे हैं, विपक्षी दल भी जाति की बात जरूर कर रहे हैं। ये सारी चीजों के बीच में कहीं ना कहीं वो मुद्दे जो जनता की जमीनी मुद्दे हैं, जिसके सड़क, टूटी सड़क, गंदगी, जल भराव, ट्रैफिक, छुट्टा जानवर, पानी, ये सारी नाली खड़ंजा, ये सारी बातें कहीं ना कहीं गायब हो गई हैं, क्योंकि बड़े नेता किसी मुद्दे को लेकर जातिगत रंग देने की कोशिश की तो किसी ने धर्म की चाशनी से इस चुनाव को रंग दिया। लेकिन जो सौंदर्य होता है आम जनता की आम सुनती इसलिए है कि हमारी कॉलोनी गली में सफाई रहे, गंदगी इस तरह नहीं रहे जैसी रहती है। जब प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा मिशन पूरे देश में चलाया, स्वच्छता अभियान, वो मिशन का एक निकाय चुनाव भी उस मिशन से कहीं ना कहीं अटैच भी होती है। सफाई, कूड़ा करकट, जैसे अच्छी अच्छी कॉलोनी में कूड़ा करकट पड़ा है, मोहल्लों में, गलियों में, उससे तमाम बीमारियां होती हैं। ये मुद्दे कोई नहीं उठा रहा। मैं तो कहता हूं सत्तारूढ़ पार्टी भारतीय जनता पार्टी उठाए। वो अतीक की बात बाद में, अरे नवीन भाई वो क्यों उठाएंगे, वो क्यों उठाएंगे? उनके जो मुद्दे सेट हैं, एक तब्बक में लगे हुए मुद्दे हैं, वो चमचमा रहे हैं, उनको क्यों उठाएंगे? उठाना चाहिए नितिन सिंह यादव को। अभिमन्यु त्यागी जी हमारे साथ जुड़े हैं, बहुत माफ़ी के साथ में आपका भी परिचय दर्शकों से करा दूं। अभिमन्यु त्यागी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता, प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं। त्यागी जी बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद आपका। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल जो स्किप कर रहे हैं हम नवेद भाई, स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर जो खबर आई उसका क्या राजनीतिक मायने है, क्या ताना बाना? क्योंकि खबर अभी तक पुष्टि हो नहीं रही। अभी कम से कम थाने का इंस्पेक्टर कह रहा ना भैया मेरी जानकारी में नहीं है, चार्जशीट वाली। हाँ, ये बात अभी देखिए, ये बात अभी क्योंकि खुल के सामने नहीं आई है, इसलिए खुल के इस पे नहीं कहा जा सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये सारी कहीं डेवलप होकर कहीं ना कहीं चुनावी रंग से ये अटैच होंगी और चुनावी माहौल, वोटिंग का दिन, उससे कहीं ना कहीं ये अंदर एक माउथ पब्लिसिटी जो होती है, जो मर्मरिंग होती है समाज में, उससे हाँ, क्योंकि बहुत सारे समाचार माध्यमों ने खूब खम ठोक के, दम ठोक के खबर चलाई है ये। हाँ जी, बिल्कुल, उसका कोई ना कोई रंग मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं चुनावी और सियासी जरूर होगा। ठीक बात है, ठीक बात है। मैं संजय सिंह के पास जाऊंगा, उसके बाद फिर बाकी मेहमानों से, जो राजनीतिक मेहमान हमारे साथ राजनीतिक पार्टियों के जुड़े हैं, उनके पास जाना होगा। संजय सिंह जी, बड़ी महत्वपूर्ण बातें अभी नवेद भाई ने कही कि भाई मूल मुद्दे गायब हैं, कल वोटिंग होनी है, एक स्वामी का एंगल है, बहुत सारे ओबीसी नेता पिछले 3 दिनों के अंदर भारतीय जनता पार्टी शामिल करा रही है। इससे तो लग रहा कि असर होता है जात पात का इस चुनाव में भी। चौहान साहब, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा आपने जिक्र किया, मैं इस समय कर्नाटक के इलेक्शन में बहुत व्यस्त हूँ, लेकिन आपके आदेश को नहीं टाल पाया। बहुत आभार आपका, बहुत धन्यवाद। क्योंकि आपका फ़ोन के ऑफिस से फ़ोन आके तो फिर मुझे लगा कि मैं जल्दी से निकलूँगा। मैं अपनी तरफ से ये मेरी प्रतिक्रिया होगी। मैं उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय के चुनाव को देख रहा हूँ, बहुत नज़दीक से देख रहा हूँ। मैं अभी 2 दिन पहले लखनऊ में था और प्रदेश से जो खबरें आ रही, क्योंकि एडीआर बहुत सीधे हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, उसने कुछ मॉडल सिटीज़ लिए हैं, जिसमें एक शहर झांसी है और इसके साथ साथ ललितपुर और उरई, बांदा, इस तरह से 7 जिले लिए हैं जहाँ पे बुंदेलखंड मान लीजिए। हाँ, पूरा बुंदेलखंड है, एग्जैक्टली। पूरे बुंदेलखंड में हम जो एडीआर कर रहा है वो इलेक्शंस में वोटर अवेयरनेस और इस पूरे सिस्टम को, ये बेसिकली हम लोगों ने ये सोचा कि म्यूनिसिपैलिटी का इलेक्शन हमने मुंबई में किया था, मुंबई बहुत अच्छे से वॉच किया था, तो उसके कुछ अनुभव थे, लेकिन इससे जो लर्निंग्स निकली वो मैं आपको बता दूं। देखिएगा, इलेक्शंस के बारे में मैं बहुत स्पष्ट कहूँ तो इस इलेक्शंस में आयोग की जो एक गरिमा है, उसके हिसाब से नीचे के लेवल पे बहुत ही शिथिलता दिखाई दे रही है। आचार संहिता का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आचार संहिता जैसा, कोड ऑफ कंडक्ट जैसा कोई सवाल नहीं। फिर कुछ बुनियादी चूकें हैं जो इस इलेक्शंस में हुई है। आप
मानिएगा कि 2002 में जब हम इलेक्शन कमीशन में के लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने हमारी रिट पे, ईडीआर की रिट पे, जब हम हमारी कहते हैं तो ईडीआर की रिट पे कि हर कैंडिडेट्स अपना एजुकेशनल, क्रिमिनल और फाइनेंशियल डिटेल देगा। आश्चर्य आप करेंगे, उत्तर प्रदेश के चुनाव में किसी भी प्रत्याशी का ये डिटेल आपको मिल नहीं सकता। अब अगर कोई जनता का व्यक्ति ये जानना चाहे कि हमारे, मान लीजिएगा कि नगर निगम में, नगर निगम एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, नगर पालिका भी महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम, 199 नगर पालिका, 514 जो है मैं जो देख पा रहा हूँ नगर पंचायतें। तो ये जो आप देखेंगे, ये पूरे की पूरी ये परिस्थिति जो बन रही है, वो परिस्थिति बिल्कुल ऐसी बनी हुई है। हाँ, 544 नगर परिषद हैं। ये सारे जगह पे कहीं पे कैंडिडेट्स के बारे में कोई जानकारी नहीं है, कहीं पे ये सारी चीजें नहीं हैं। इलेक्शंस में इस बार स्थानीय निकाय के चुनाव में व्यक्ति इंपॉर्टेंट होता था, क्योंकि ये लोकलाइज इलेक्शन है। और बेसिकली लोकल बॉडीज क्या है, वो एक फेडरेशन है, सिविल सोसाइटी का फेडरेशन है। उस फेडरेशन में लेकिन इस बार उसको बहुत ही पॉलिटिकली रूप देने की कोशिश की जा रही है। कास्ट बार बहुत तेजी के साथ है। इस कास्ट बार के अलावे जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो बहुत महत्वपूर्ण ये है कि इलेक्शंस बहुत महंगे हो रहे हैं। और मैं तो यहाँ पे मैंने परसों इलेक्शन कमीशन में अपनी अर्जी दी कि आपने 3 लाख रुपए सभासद के चुनाव के लिए चुनाव की सीमा रख दी। सभासद के चुनाव में 3 लाख रुपए रखने की जरूरत क्या है? सभासद एक स्थानीय स्तर पे अगर अच्छा काम कर रहा है 5 साल, अब वो 3 लाख आपने उसको घोषित तौर पे कर दिया तो वो 13 लाख खर्च करेगा जी। और 13 लाख खर्च करेगा। उसका दुष्परिणाम ये हो रहा, आज सुबह से आपके इस कॉल को बीच में मैंने होल्ड किया, कम से कम 50 से अधिक फोन आ गए हैं। इस नगर में यहाँ पे लोग जो है मुर्गा बांट रहे हैं, यहाँ पे दारू बांट रहे हैं, यहाँ पे साड़ियां बांट रहे हैं, यहाँ पे धमका रहे हैं, इस तरह का चीजें चल रही हैं। हम लोग अपने जो रथ चला रहे हैं, नुक्कड़ नाटक चल रहे हैं, हम लोगों का पपेट शो और बहुत सुंदर कुछ अवेयरनेस के वो हैं। मैं दुर्भाग्य चाहूंगा, मैं कह नहीं पाया, नहीं तो आपको आप अपने दर्शकों को सबको दिखाते कि ईडीआर का क्या इनोवेटिव आइडिया रहा इलेक्शंस में वोटर अवेयरनेस का। अगर मेरे पास कुछ वीडियो होंगे मैं जरूर आपको कृपया अवश्य भेजें संजय सिंह जी, अवश्य भेजें। मुझे लगता है कि दर्शकों के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा वो। जी हाँ, तो वो आप उसको चला सकेंगे, मैं आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। और एक बहुत बड़ी टीम है जिसके नेतृत्व में ये काम चल रहा है और वो सब वॉलंटियर्स लगे हुए हैं। बहुत टीम्स का जब हम जिक्र करते हैं तो मतलब ऐसे हम बात नहीं कर रहे हैं जो एक वार्ड में इस तरह की स्थिति देख रहे हैं। तो इलेक्शंस में आप ये देखें कि इस इलेक्शंस को बहुत महंगा किया जा रहा है। स्थानीय मुद्दों की जगह यहाँ जो मुद्दा है वो राष्ट्रीय मुद्दा हो रहा है इलेक्शंस में। तीसरी एक और बड़ी बात यह है कि आयोग ये सोच रहा कैसे भी इलेक्शन हो जाए, इतना ही बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसी परिस्थिति में उत्तर प्रदेश का ये सबसे महत्वपूर्ण चुनाव है, स्थानीय निकाय का चुनाव, क्योंकि हम ये जान लें कि 2030 में 40% अर्बनाइजेशन का इलाका होगा। और अभी भी अगर आप यूपी में देखें तो आज हम देख रहे हैं कि 35 के ऊपर इलाका, जो हमारी टोटल पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन के सापेक्ष 35% से अधिक लोग शहर में रहते हैं। तो आप ये मान के चलें कि इन लार्ज एक बड़ी सोसाइटी जिसका ये इलेक्शन है, तो इस इलेक्शंस में जो मुद्दे होने चाहिए वो मुद्दे गायब हैं और दूसरे मुद्दे बहुत हावी हैं। और इसके साथ ही साथ इलेक्शंस में जो एक तरह से आचार संहिता का निर्माण है और उसका अनुपालन है, एक महत्वपूर्ण सवाल है। और इसके साथ जो आपने कहा कि ये कास्ट बार इस इलेक्शन में इस बार बहुत तेजी से दिख रहा है। बहुत इलेक्शन में सीधे तौर पे हम अगर कहें तो बहुत धार देने की कोशिश की जा रही है कास्ट के आधार पर इस इलेक्शंस को। और आप जब परिणाम आएंगे, इस इलेक्शंस में सबसे ज्यादा निर्दलीय लोग जीतते थे, इस बार सबसे कम निर्दलीय लोग जीतेंगे, क्योंकि पार्टियों ने इस इलेक्शंस को, जो एक सिविल सोसाइटी से आने वाले लोग हैं, उनके रास्ते को बंद किया है और अपने धनबली बाहुबली लोगों को इस इलेक्शन में उतारने की कोशिश की। बहुत महत्वपूर्ण बात है, संजय सिंह ने बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। एक उन्होंने कहा है कि सिविल सोसाइटी के जो वास्तव में सेवा करने के लिहाज से जो साधनहीन लोग थे, जो जनहीन धनहीन लोग थे, लेकिन वो अच्छे लोग थे या अच्छे लोग हैं, वो सेवा करना चाहते थे, लेकिन इलेक्शन इतना महंगा हो गया है
कि एक दिन की दारू मुर्गा या 2-4 दिन का भोजन, इससे जीवन यापन नहीं हो सकता है। विकास पूरी तरीके से बाधित हुआ है, शहरों में तो पूरी तरीके से बाधित हो गया है विकास। ये नगर निगम का चुनाव निश्चित रूप से स्थानीय मुद्दों पर चुनाव लड़ा जा रहा है और आम जनमानस मन बना चुकी है कि शहर से, जो शहरों की सरकार है, जो भारतीय जनता पार्टी जिसमें सत्ता की दम पर भ्रष्टाचार पनप रहा है, और भ्रष्टाचार पनप ही नहीं रहा, बड़े पैमाने पर व्याप्त हो चुका है। तो इसको हटाने का काम आम जनमानस ने मन बना लिया है। नितिन जी, बहुत सारे आपके नेता समाजवादी पार्टी के बड़े पुराने नेता, एक आपके पूर्व नगर अध्यक्ष कानपुर के भी चले गए हैं, उन्नाव के कई लोग चले गए हैं, तमाम लोग पार्टी छोड़कर चले गए और सारे ओबीसी नेता हैं। और एक नरेंद्र सिंह यादव फरकाबाद के जो मुलायम सिंह परिवार के रिश्तेदार भी कहीं ना कहीं से रहे, वो भी चले गए हैं। एक लाइन से ओबीसी नेता आपकी पार्टी के सब इधर उधर तोड़ के बीजेपी ले गई है। नहीं, बहुत सारे नेता, देखिए हर चुनाव में होता है, पहली बार नहीं हुआ है। बहुत सारा चुनाव जब आता है तो बहुत सारे लोग जो मन बना करके बैठे होते हैं कि सत्ता के साथ मुझे रहना है, तो वो ऐसा तो नहीं कहीं हॉस्टाइल हो रहे हैं, इन लोगों को नहीं लग रहा हो कि भाई कभी उनकी भी सत्ता आएगी। ये भी बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई अब सब हॉस्टाइल हैं, हम ही रहेंगे, तो उनके मन में आ गया। क्योंकि मैं देख रहा हूँ बड़े पुराने नेता नरेंद्र सिंह यादव अमृतपुर से बहुत बार विधायक हुए, 7 बार विधायक हुए, आपके कानपुर में चंद्रेश सिंह पूर्व जिला अध्यक्ष चले गए, नेताजी परिवार से बहुत सारे लोग चले गए। आपको पता है कि धर्मेंद्र जी की जो पहली शादी हुई थी वो उन्हीं की बेटी से हुई थी, उसके बाद में पारिवारिक तलाक भी हो गया था और लंबे समय से पारिवारिक विवाद था, और ये चला करता है राजनीति में, इससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता है आम जनमानस में। आम जनमानस जो मन बना लेता है वही करता है, नेता आते हैं और जाते हैं, ये चलता है, हर चुनाव में होता है, दुर्गेश जी इसका बहुत प्रभाव नहीं होने जा रहा है। ठीक बात है, मैं शमसी आजाद के पास जाऊंगा। शमसी आजाद, नितिन सिंह यादव कह रहे हैं कि आप चाहे जितना आयात कर लो कोई फायदा होने वाला नहीं है। आप लोग, एक तो बड़ी समस्या ये है कि आप लोगों के पास इतना काडर, इतना नेता, और इतने दिनों से आप पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी, और अब आयात करना नहीं बंद कर रहे हो। अरे भैया अपना प्रोडक्शन बनाओ कुछ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और पैनल पे सभी आए हुए मेहमानों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और आपने अपने प्रोग्राम में हम लोगों को बोलने का मौका दिया, पार्टी की बात रखने का, आपका इसके लिए भी धन्यवाद। देखिए, चुनाव छोटा जरूर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मशहूर है कि हमेशा चुनावी मोड में, हमेशा इलेक्शन मोड में रहती है, तो हो भी क्यों नहीं, क्योंकि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और हिंदुस्तान में इस वक्त केंद्र में और सभी राज्यों में करीब करीब इस वक्त चुनाव लड़ रही है, और जहां पर भी है चुनाव जीत भी रही है। तो कहीं ना कहीं हर दूसरे महीने चुनाव रहता है, तो इसलिए हमेशा चुनाव मोड में रहती है, इलेक्शन के मोड में रहती है। लेकिन उसके सबसे बड़ी जो मजबूती की वजह वो ये है उसका संगठन। पन्ना प्रमुख से लेके बूथ अध्यक्ष से लेके वार्ड अध्यक्ष से लेके मंडल अध्यक्ष से लेके शहर अध्यक्ष, महानगर अध्यक्ष, उसके बाद क्षेत्रीय अध्यक्ष, फिर प्रदेश अध्यक्ष, इस तरीके से पूरा संगठन हम जानते हैं। शमसी भाई, संगठन हम जानते हैं, मुद्दे पर आओ। संगठन तुम जानते हैं, आपका बहुत अच्छा संगठन है आपका, लेकिन दूसरे लोग आयात की जरूरत क्या पड़ रही है, जो तोड़-फोड़ की जरूरत क्या पड़ रही है? आप तो आयात कर रहे हो, इंपोर्ट कर रहे हो। दूसरे ऐसा नहीं जाता कि जनता के बीच में जाकर वाद और संवाद करने का काम न करें। यही वजह है कि जनता के बीच में लगातार जब हम जाते रहते हैं, जनता की समस्याओं से रूबरू होते रहते हैं, उनकी समस्याओं का निराकरण करते रहते हैं, उनको सुलझाते रहते हैं, तो जनता और कार्यकर्ता के बीच में एक अलग से रिश्ता बन जाता है। और यही हमारी पार्टी का मूल मंत्र है कि जनता के बीच में बने रहिए। और यही आपकी जो है चुनाव जब आता है, आज समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता अगर समाजवादी पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं, इनको अफसोस जाहिर करना चाहिए, और ये कह रहे हैं कि बहुत सी छोटी सी बात है। यही घमंड जो है और यही अकड़ अखिलेश यादव जी को आज इस तरीके से ले आई है कि आज उनको उनकी ही पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नेता मानने को नहीं तैयार है। किसी को भी समझाने का काम, किसी को भी मनाने। आजाद जी 5 बार के सांसद, आपके 5 बार के सांसद परसों पार्टी छोड़ के गए हैं। आप इस तरीके से बात नहीं कर सकते। आप अपनी राजनीति के लिए मशहूर हैं, मैं आपको जानता हूँ अच्छे तरीके से, बहुत से डिबेट में आपसे बात कर चुका हूँ। मैं, आप बोल रहे थे मैं खामोश था, तो हमको भी बोलने का मौका। चलिए बोलिए, कंप्लीट करिए शमसी आजाद। एक सवाल का और जवाब दे दीजिएगा मेरे कि अभी जो चुनाव विश्लेषक इस बात को कह रहे थे कि भाई इस बार तो किसी ने कुछ दिया ही नहीं, कौन अपराधी है, कौन गुंडा है, किस पे कितने मुकदमे हैं, कौन आर्थिक अपराधी, कुछ दिया ही नहीं, सब सुपड़ा साहब। ये कौन सा चुनाव हो रहा भाई, कौन सा चुनाव हो रहा है? जिम्मेदारी आप लोगों की है, सरकार आपकी है। तो ये चुनाव आयोग से आप शिकायत कर सकते हैं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तरीके का है, अरे को कह रहे किसी ने नहीं दिए, भारतीय जनता पार्टी ने, किसी ने नहीं दिए। तो फ्री और फेयर इलेक्शन के जो आरोप दूसरे दल लगा रहे हैं कि भाई लगातार कहीं दारू बट रही, मुर्गा बट रहे, सब आ रहे हैं, तो पुलिस आपकी रोकेगी ना, समाजवादी पुलिस थोड़े है। अरे चुनाव आयोग है ना, इलेक्शन कमीशन पे आपका विश्वास है, शिकायत कर सकते हैं।
अच्छा, ठीक अगर है। कोई प्रत्याशी गलत है, किसी के बारे में गलत जानकारी है तो कर सकते हैं। बहरहाल मैं मुद्दे पे आ रहा हूँ। तो भारतीय जनता पार्टी या कोई भी नेता इस तरीके से, देखिए जिस तरीके से व्यापारी व्यापार करता है तो सोचता है कि हम लाभ का सौदा करें, तो उसी तरीके से आज की राजनीति हो गई। जो राजनीति कर रहे जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं से अपना भविष्य देखते हैं और उनको लग रहा है कि अब 2012 के बाद से समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी या जो भी पार्टियां पिछली सत्ता में रही हैं वो अब सत्ता में वापसी नहीं कर पाएंगी। कहीं से भी उनकी सत्ता वापसी का कोई भी एक मूल मंत्र नहीं दिख रहा है। कहीं से भी ये कोई ऐसा कोशिश भी नहीं पार्टियां कर रही हैं कि कहीं भी भारतीय जनता पार्टी मतलब आप को ये कह रहे हैं कि हराने के समाजवादी लिए पार्टी के काम कर नेता हॉस्टाइल हो चुके हैं, अब उनको कोई होप नहीं दिख रही। शमसी आजाद, होप नहीं दिख रही। इसी वजह से तो बड़े बड़े घराने के लोग, समाजवादी पार्टी के पुराने दिग्गज लोग आज इस छोटे से नगर निकाय चुनाव में अगर पार्टी बदल सकते हो तो आप खुद समझ लीजिए कि 2024 का जब चुनाव होगा तो बाकी पार्टियों के लोग जो किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में आएंगे, ये चिंता का विषय है। ये निश्चित तौर पर मनीषा अहलावत जी के पास जाऊंगा। मनीषा जी, ये तो बहुत गंभीर बात है। ये कह रहे हैं कि अभी नगर निकाय में इतने टूट रहे हैं, लग रहा है आप लोगों की पार्टी बचबे नहीं करेगी अगर शमसी आजाद की मान लें हम लोग। सबसे बड़ी बात यह है, मैं आपसे एक प्रश्न, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न करना चाह रहा हूं कि चुनावों में, नगर निकाय चुनाव में अभी एक जो संजय सिंह कह रहे थे कि अथॉरिटी के हिसाब से कह रहे थे, एडीआर के लिए काम करते हैं, बुंदेलखंड में सैंपल के तौर पर वो कर रहे हैं। वो कह रहे हैं एक भी प्रत्याशी ने अपराधों का कोई विवरण नहीं दिया, आर्थिक अपराध हो, मुकदमे हो, कोई विवरण नहीं दिया। ये एक बहुत गंभीर बात है। उसके अलावा वो कह रहे हैं सिविल सोसाइटी का ये चुनाव है, आम आदमी के लिए ये चुनाव लड़ना बहुत मुश्किल हो गया, रास्ते बंद हो गए। ये तो बड़े गंभीर प्रश्न है। मनीषा जी। जी हाँ, मैं संजय जी की बातें सुन रही थी और ये मेरे ख्याल में ये सभी ने ये हर इलेक्शन में ये होता जा रहा है और ये तो निकाय के चुनाव है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि गन्ना समिति जैसी छोटे चुनाव भी अब लाखों करोड़ों के होते जा रहे हैं। तो ये सही बात है कि आम आदमी का रास्ता, राजनीति में एंट्री जो है ना, उसके लिए बैरियर बढ़ते जा रहे हैं। छात्र संघ के चुनाव बंद करे हुए हैं। और शमसी आजाद ने तुलना की, मनीषा जी माफी के साथ मैं 1 मिनट में अपनी बात करना चाहूंगा। शमसी आजाद कह रहे हैं कि भाई अगर आदमी व्यापार करता है तो देखता है, तो इनके मुताबिक राजनीति व्यापार है, सेवा नहीं है। जी हाँ, ये बहुत गलत, मुझे लगता है ये बहुत गलत एक नजरिया है राजनीति को देखने का। सभी के पास इसको व्यापार ना समझ के हम तो इसे समाज सेवा समझते हैं। उसको भविष्य दिखता है कि राजनीति करने में हम किस पार्टी में हमारा भविष्य है, तो उसी तरीके ठीक है, आ गया। आपने तुलना की ना, जैसे आदमी कोई व्यापार करता है, 4 पैसे लगाता है तो फायदा देखता है, राजनीति नेता भी वही देखता है। अब बात आ गई आपकी। मनीषा जी बोलिए। जी हाँ, मैं ये कह रही थी कि ये बहुत गलत नजरिया है, क्योंकि ये व्यापार नहीं है। राजनीति समाज सेवा का एक जरिया होता है और जो समाज सेवा करना चाहते हैं उन्हें ही राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि नेतृत्व और नीति के साथ नियत होना बहुत जरूरी है। और आजकल जो लोग राजनीति में आ रहे हैं वो नियत नहीं है उन लोगों के पास, और वो कुछ और ही मकसद से राजनीति में आ रहे हैं। तो गन्ना समिति जैसे छोटे चुनाव भी अब बहुत महंगे होते जा रहे हैं। प्रदेश की सरकार ने छात्र संघ चुनाव नहीं शुरू करे हैं। तो एक छात्र राजनीति होता था, जिसे एक राजनीति की पौधशाला कहते थे, वो बंद है, वो रास्ता बंद हो गया। ग्राम पंचायतों के तमाम उनके जो अधिकार हैं वो लिए जा रहे हैं। स्वच्छ भारत मिशन जैसे व्हीकल्स बना दिए हैं। तो बहुत ही ज्यादा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज हो गया है। तो अब इतना सेंट्रलाइजेशन होगा तो हमारा जो ग्राम पंचायत का और ये जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, ये पूरा सिस्टम डिसेंट्रलाइज करने के लिए था, फेडरलाइजेशन के लिए। और चुनौतियां मनीषा जी, चुनौतियां बड़ी हैं। 40% आबादी शहरी हो जाएगी, चुनौतियां बड़ी हो रही हैं। जी हाँ, तो जो चुनौतियां हैं, और अभी मैं एक सवाल का और जवाब देना चाहूंगी कि ये एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने का जो क्रम है, ये काफी हमारे यहाँ चलता है। हर चुनाव में ऐसा होता है, लेकिन भाजपा शोर बहुत मचाती है, तो लगता है इन्हीं के पास आ रहे हैं। और इनके यहाँ से चुपचाप लोग हमारे पार्टी में सब जगह जा रहे हैं, इनको पता नहीं लग रहा है शायद, क्योंकि हमारे मेरठ पता है। आप लोग शोर क्यों नहीं मचाते भाई? मेरठ में जो जीते हुए पार्षद हैं, जीते हुए पार्षदों ने भाजपा छोड़कर दूसरी पार्टियां ज्वाइन करी हैं और आगे भी वो जीतेंगे। अच्छा काम करा है उन्होंने, लेकिन भाजपा ने टिकट नहीं दिए, क्योंकि अब वहां टिकट पैसों से मिल रहा है। तो जो अच्छा काम कर रहा है उसको टिकट नहीं दिया, नए लोगों को लाके इन्होंने जो टूट कर आ रहे हैं उनको पैसा लेकर टिकट अच्छा, ये एक छोटा सा 10 सेकंड में जवाब दीजिए। ये जात पात वाला एंगल चलता है क्या आपके उधर मेरठ में भी? जी नहीं, मैं बताना चाहूंगी क्यों नहीं चलता, क्योंकि ये
बहुत छोटा। देखिए हमारे यहाँ वार्ड एक हमारे लोकतंत्र की सबसे छोटी इकाई है। ये बहुत छोटा और बहुत सच्चा चुनाव है। तो ये कोशिश जरूर की जा रही है इसको एक रंग में रंगने की, कि इसे भी नेशनल लेवल पे लड़ा जाए, लेकिन ये गलत है। ये एक तरह से लोकतंत्र का एक तरह से मुझे लगता है हत्या हो रही है, क्योंकि एक तो पैसा इसमें ज्यादा चल गया है और दूसरा इसको नेशनल इश्यूज पे लाने की, मतलब मुख्यमंत्री अगर आकर और निकाय चुनाव का प्रचार कर रहे हैं तो ये बहुत गलत है। ये तो अलाउड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो चेहरा होता है निकाय चुनाव में, लोकल बॉडी चुनाव में, चाहे वो गांव का हो या शहर का, वो पार्षद का होता है। एक पार्षद कहीं जा नहीं सकता। अब आज मान लीजिए आज कोई योगी की शक्ल देखकर वोट दे देगा, तो कल पार्षद क्या करेगा? उसको काम नहीं आता होगा, वो जीत गया योगी की शक्ल पर उसको काम नहीं आता, उसको तो वहीं रहना पड़ेगा ना। सरकार काम करेगी मनीषा जी, सरकार काम करेगी, उसमें क्या दिक्कत है? योगी जी सरकार इनके चला रहे हैं, विधायक वो और लोगों को राहत सांसद तो देंगे। छुप जाते हैं, पार्षद कई जनसभाओं में भी कह रहे थे कि भाई पैसे की चिंता मत करो, हम हैं। तो वो प्रदेश का मुखिया अगर आश्वस्त कर रहा है तो दिक्कत क्या है उसमें? मुखिया लेकिन कहाँ कहाँ काम करेगा? देखिए ये ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये प्रचार तो कर सकते हैं, तमाम संसाधन लगा के आप 10 दिन के प्रचार में हजारों करोड़ बहाइए, लेकिन 5 साल काम तो उस बेचारे पार्षद को करना पड़ेगा। उसके साथ ये अन्याय है, उसके तो जूते पड़ेंगे लोकल लोगों से जब वो काम नहीं कर पाएगा। तो ठीक है, ये तो मैं अभिमन्यु त्यागी के पास जाऊंगा। मनीषा जी रोक रहा हूं आपको। अभिमन्यु त्यागी काफी देर से इंतजार कर रहे हैं। अभिमन्यु जी, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, आधिकारिक रूप से तो पता ही है कि चुनाव लड़ रही है, हम सबको मालूम है, नवेद भाई को भी मालूम कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, लेकिन कहीं दिख नहीं रही, उसका नेता कहीं नहीं दिख रहा। पूरी पार्टी की पार्टी हजम कर गई बीजेपी। मैं हजम शब्द कहूँगा। लखनऊ में अध्यक्ष भी चला गया, प्रत्याशी भी चला गया, और समाजवादी पार्टी का जो ब्रजेश पाठक के खिलाफ लड़ा था वो भी चला गया। मतलब उन्होंने कहा विपक्ष ही पूरा खत्म। वो कह रहे चुनाव लड़ने का झंझटे नहीं है, चाहे विधानसभा हो चाहे नगर पालिका हो, पहले खत्म कर दो। और कोई ऐसा भी नहीं कि कोई धमका के ले गए, बड़े प्यार मोहब्बत से हंसते हुए लोग गए। एक तो ये मसला है, बहुत छोटा सा इसका जवाब चाहता हूँ। लेकिन बड़ी जो चिंता का विषय है, चूंकि हम मुद्दा जात पात का लेकर आए थे, लेकिन संजय सिंह की बात ने मेरे आंख कान सब खोल दिए। वो कह रहे हैं कि अब आम आदमी का रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। आम आदमी, अब जो आम आदमी पार्टी वाला नहीं, आम आदमी, कॉमन मैन, उसका रास्ता अवरुद्ध हो गया है। वो अब चुनाव नहीं लड़ सकता। 3 लाख की परमिशन अगर आयोग ने दे दी तो 13 लोग खर्च करेंगे। वो कह रहे हैं उनकी जो मोबाइल वैन चल रही है, लोग शिकायत कर रहे हैं, दारू बट रहा, मुर्गा बट रहा। कल पहले चरण का चुनाव है। इस तरह की परिस्थितियों में कैसे आगे चीजें ठीक रहेंगी, तो बड़ी चिंता का विषय है। अनम्यूट करिए त्यागी जी। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। दुर्गेंद्र जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, मैं आपकी दोनों बातों का जवाब देना चाहूंगा बारी बारी से। आपने कांग्रेस पार्टी के बारे में बात करी, मैं आज का ही आंकड़ा देना चाहता हूं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत का नंबर 161वां है 180 में, जो कि मीडिया जो है, प्रेस जो है, वो 4th पिलर है। अगर प्रेस सत्ता के साथ जुड़ जाएगी, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और मीडिया, देखिए कितना अच्छा, आप नगर निकाय की बात नहीं करोगे, वर्ल्ड इंडेक्स की बात करोगे, नाली सड़क खड़ंजा कूड़ा, इसकी बात आप भी नहीं करोगे। राष्ट्रीय पार्टियों की दिक्कत है, हमको लगता है दोनों की ही दिक्कत है। इस तरह से दुर्गेंद्र जी, देखिए आपने सवाल किया, मैं तो जवाब दे रहा हूं, दीजिए। आप देखें, आपने कहा, सवाल किया कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग गए, राजनीति में आया राम चलता है, सब लोग जानते हैं, सत्ता पक्ष की तरफ जाते हैं। और अगर आप आंकड़ा उठा के देखेंगे, लगभग 10 से 12 हजार लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने नोटिस दिए हैं पूरे उत्तर प्रदेश में, और हजारों लोगों को निकाला है, और भीतरघात इतना हो रहा है। अगर मैं संजय सिंह जी की बातों में अपनी बातें भी जोड़ना चाहता हूं कि अगर आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंकड़ा उठाकर देखेंगे तो पाएंगे कि हर वार्ड पर एक भारतीय जनता पार्टी का बागी जरूर चुनाव लड़ रहा है, वो भाजपा को चुनाव हराने में लग रहा है। गाजियाबाद में चुनाव में टिकट बंटवारे को लेकर लात घूसे चले, बस गोलियां नहीं चल पाई, वो सब मीडिया की हेडलाइन बना। 40% कमीशन का खेल नगर निगमों में चलता है, सब लोग जानते हैं। और इन मुद्दों को, जो जनहित के जुड़े मुद्दे हैं, कांग्रेस पार्टी हमेशा से उठाती आई है, चाहे महंगाई का, चाहे बेरोजगारी का, शिक्षा का, चिकित्सा का। लेकिन हम कभी भी धार्मिक और जाति बंटवारे की बात नहीं करते, इसलिए शायद हो सकता है कि आपको ना दिखाओ। अब मैं दूसरी बात पे आना चाहूंगा, राजनीति में खर्चे। देखिए 3 लाख बहुत है अगर जिसने सेवा की हो। बाकी जो जनता कहीं पर मांग करती है, संजय सिंह जी पर ज्यादा आंकड़ा होगा,
शराब का, मुर्गे का, हमें तो नहीं लगता कोई कांग्रेस पार्टी का नेता शराब, मुर्गा या पैसा बांटने का काम करता है। नहीं, वो कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि एक पार्षद को 3 लाख रुपया की लिमिट होनी नहीं चाहिए, उसको तो 50,000 होनी चाहिए, तो क्या करेगा? उन पे कितनों पे कार्रवाई करी है इन्होंने, भाजपा के लोगों ने। करे चुनाव आयोग से आप लोग शिकायत ही नहीं कर रहे हैं, आप लोग हाथ पर हाथ धरे बैठे हुए हैं, आयोग से शिकायत कहां कर रहे हैं आप? हो रही है खुलेआम, वीडियो है, उन पर कार्रवाई कहां हो रही है जो भ्रष्टाचार को खुद बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी जगह तो शराब भी बांटेंगे, क्योंकि पैसे वाले लोग सब इनके पास है, दारू भी बांटेंगे, धन भी बांटेंगे। चलिए मैं अभिमन्यु जी, मैं शमसी आजाद से 10 सेकंड का एक जवाब लेता हूं। बोलिए शमसी जी, बहुत सारे आरोप लगा दिए आप पे अभिमन्यु त्यागी ने, उनको रोकना चाहिए राजनीति में। शमसी आजाद। जी बताएं। अरे अभिमन्यु त्यागी ने ढेर सारे आरोप लगा दिए, हमें लग रहा है आप टिकटों के गुणा गणित में लगे हुए हैं, टिकट बंटवाने दिलवाने में। अभिमन्यु त्यागी असल में उस पार्टी से आते हैं जिसका न संगठन बचा है, न उसका अंदर कोई मनोबल बचा है, न उनके पास कोई नेता बचे, न उनके पास कोई चेहरा बचा है। वो तो बेचारे, और वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में भी खूब मारकूट है, यहाँ से वहां तक, पैन यूपी, पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह बागी हैं। आपके अध्यक्ष जी खर्रे छपा रहे हैं, लंबे लंबे खर्रे जारी कर रहे हैं, नोटिस कारण बताओ, ये बताओ, बताओ, चल रहा है आपके यहाँ भी। एक मिनट सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इतना बड़ा नगर निकाय का चुनाव उत्तर प्रदेश में हो रहा है, आप पत्रकार हैं, आप मीडिया जगत से हैं, और एक एक पल की, एक एक जगह की आपके पास खबर है। आप बताएं कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में क्या कहीं पर भी कोई हत्या, कोई रंजिश, कोई मनमुटाव, कोई किसी को अपहरण, किडनैपिंग या बमबाजी या चुनाव में तो वैसे भी अपराध नहीं होते, जिनकी सरकारों में आप कहते रहे उनकी सरकारों में भी नहीं होता था चुनाव में अपराध। आप बताएं ना, मैं आपसे मैं सवाल कर रहा हूं कि क्या कोई ऐसी अप्रिय घटना आपको देखने को मिली? नहीं मिली। इसका मतलब यही है कि उत्तर प्रदेश में जो नगर निकाय का चुनाव हो रहा है पूरी पारदर्शिता से हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने टिकट उनका काटा है जिनके खिलाफ शिकायत थी, या फिर ये है कि दूसरे लोग जो मेहनत कर रहे थे उनको मौका देने का काम किया है। मैं खुद भाई साहब यहाँ लखनऊ से 102 वार्ड से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का हमको घोषित किया गया था, लेकिन किसी कारणों की वजह से मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। तो आप ये समझे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो उनके ऊपर असल बात बता दो, आप फंस गए हो, असल बात बता दो। भारतीय जनता पार्टी ने जो एक मुद्दा था कि अल्पसंख्यक समाज से भारतीय जनता पार्टी जब चुनाव होता है तो दूरी बना लेती है, तो वो मुद्दा भी भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष का पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब इनके पास ये भी मुद्दा नहीं बचा है कि अल्पसंख्यक समाज की अनदेखी की जाती है, इनको लालीपाप दिया जाता है। इस समय आप देखिए कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 4 एमएलसी है, ये पहली बार है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 4 एमएलसी अल्पसंख्यक समुदाय के हैं। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी पे काम कर रही है। जिस तरीके से लोग भारतीय जनता पार्टी में जुट रहे हैं, लगता है कि 2024 के बाद यहाँ जो पार्टी के लोग बैठे हुए इनको दोबारा 2023 यानी 28 में इनको बैठाने का भी मौका देंगे, क्योंकि हमको नहीं लगता कि ये जो 2028 में जब नगर निकाय चुनाव होगा तो इनकी पार्टी बची भी रहेगी कि नहीं बची रहेगी। इसका मतलब आप लोग हमारा भी काम छीन लोगे, हमारे हाथ से भी काम छीन लोगे। हमको लगता है कि टेंट वेंट लगाना पड़ेगा कहीं जाके, पार्टी वार्टी अगर कोई आप ही की पार्टी में काम मांगे, भैया टेंट वेंट लगाने काम दे दो, क्योंकि नेता तो आप बनाओगे नहीं। नितेंद्र सिंह यादव, ये शमसी आजाद, जो काम करेगा जो जनता के बीच कोई काम बुरा होता नहीं है, क्योंकि मोदी जी कह रहे हैं कोई काम बुरा नहीं होता, तो मैं तैयार हूं, अगर ऐसा हो जाता तो मैं तैयार हूं वो काम करने के लिए। नितेंद्र सिंह यादव, बहुत संक्षिप्त में मैं जवाब चाहता हूं। शमसी आजाद साहब कह रहे हैं कि भाई जो आप लोगों के मुद्दे थे कि मुसलमानों से हेट करती बीजेपी, वो भी खत्म, जात पात वो करती नहीं है, भ्रष्टाचार के लिए आप आयोग में शिकायत करो। अब क्या बचा है आप लोगों के पास कहने के लिए? अभी तो सब कुछ बचा है। अभी तो भारतीय जनता पार्टी ने शुरुआत की है। अभी कल चुनाव होने जा रहा है, कल पहले दिन की वोटिंग होगी पहले राउंड की। अब ये कह रहे थे कहीं कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई हत्या नहीं, कल चुनाव होगा। आप देखिएगा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में तो सच बात है कि ये सही है कि अभी ये कह रहे थे कि जिनकी शिकायतें उनकी टिकट काटी गई। इनसे ये पूछ लीजिए कि उनकी शिकायतें किस बात की हैं। शिकायत ही भारतीय जनता पार्टी की जो है वो पूरी तरीके से भ्रष्टाचार की है। इन लोगों ने जिस तरीके से नगर निगमों की लूट की है वो भ्रष्टाचार का पर्यायवाची बन गए थे, इसी वजह से तो टिकट काटी गई है। अब ये भी कह रहे हैं उनकी शिकायतें थी, अब ये लेकिन ये बताने का साहस नहीं जुटा पाएंगे कि उनकी शिकायत क्या थी। शिकायत ही भारतीय जनता पार्टी के लोगों की भारतीय जनता पार्टी के संगठन में थी। और मैंने तो अभी आपको उदाहरण दिया कि भारतीय जनता पार्टी लोगों ने ये साबित कर दिया है कि इनके आगे किस स्तर का भ्रष्टाचार है। तो दुर्गेश जी, मुझे लगता है कि
कल चुनाव की पहले चरण की वोटिंग है, परिणाम आने शुरू हो जाएंगे, कल से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। और मैं क्षमा चाहूंगा क्योंकि दूसरे चैनल से फोन आने लगा और मुझे दूसरी जगह जुड़ना है, तो मैं आपसे क्षमा भी चाहूंगा इसके बाद। नहीं, बहुत 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 सभी, मैं तो शांति और निष्पक्ष चुनाव की अपील भी करता हूं सरकार से भी और लोगों से भी कि शांति वो बनाए रखें और बढ़िया अच्छे से चुनाव हो। ये लोकतंत्र का चुनाव है और एक सिविल सोसाइटी के अच्छे लोग चुनकर आए, वो किसी भी दल से आए। नवेद भाई एक 20 सेकंड का फाइनल कमेंट, उसके बाद मैं कार्यक्रम खत्म करूंगा। आज नवेद भाई 20 सेकंड जल्दी से। मुझे लगता है कि नवेद भाई से फाइनल कमेंट नहीं हो पा रहा है, कुछ दिक्कत है। सभी मेहमानों को बहुत शुक्रिया। डॉक्टर नितिन सिंह यादव आपका भी बहुत शुक्रिया। शमसी आजाद साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। मनीषा जी आपका भी बहुत शुक्रिया। संजय सिंह एडीआर से हमारे साथ जुड़े थे, उनका भी बहुत शुक्रिया। बहुत धन्यवाद उन करोड़ों दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। 4 मई को उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के पहले चरण में वोट पड़ेंगे। आप लोग बढ़ चढ़ कर अपनी पसंद का उम्मीदवार चुनिए, खूब बढ़ चढ़ कर वोट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।